हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये जो टॉपिक है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो गए और यूट्यूब पे अपने चैनल पे अवेलेबल है। आई होप आप सब लोगों ने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो पहले वो कंप्लीट करो और उसके बाद ये 3rd लेक्चर है, इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा, जहां पे हम अपनी लास्ट प्रैक्टिस सेट जो है 1.3 वो कवर करने वाले हैं। तो इस आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका कॉन्वर्स, देन आता है पोस्टुलेट एंड एक्सियम्स, देन थ्योरम एंड इट्स प्रूफ, ये क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसा कुछ ऐसा उटपटांग नहीं होता बेटा। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कोई भी स्टेटमेंट, उसको अगर हम इफ एंड देन के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। बस इतना ही है ना। मतलब स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में, इफ देन के फॉर्म में। स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म, ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट इन द फॉर्म इफ देन, ऐसे अगर लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ही लेते हैं। मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूं, सपोज एक स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं। यहां पे क्या लेते हैं, एक आधा सिंपल अपना ज्योमेट्री का एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। यस, इफ, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं। इफ अ क्वाड्रिलैटरल, इफ अ क्वाड्रिलैटरल, या फिर सिंपल यार, ये कंडीशन, एक सिंपल स्टेटमेंट लेना, कंडीशनल तो उसको बाद में बनाएंगे हम। ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल कैसे होते बेटा, रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री, राइट। ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। अब एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट है, इसको मुझे कंडीशनल बनाना है ना, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका देखो कंडीशनल स्टेटमेंट अभी कैसे बनता है, और कंडीशनल स्टेटमेंट में बस हमें क्या करना होता है, इफ और देन के फॉर्म में लिखना है। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। मतलब अगर कोई क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल होता है तो उसके सारे के सारे एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते। इसी को अब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। अगर बोला था मैंने, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल होता है तो उसके सारे के सारे एंगल्स का मेजर कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसको इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलैटरल, ये डी है, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल, इफ अ क्वाड्रिलैटरल is a rectangle, then all angles are 90 डिग्री। क्लियर बेटा। देखो यहां पे मैंने, आपको दिख रहा होगा, यहां पे मैंने इफ और देन का यूज किया है, दिख रहा है आपको, इफ लगाया यहां पे मैंने, यस। और यहां पे आपको देन भी दिख रहा होगा कहीं पे, यस। तो यहां पे मैंने इफ और देन का यूज किया है। इसका मतलब जो सिंपल स्टेटमेंट था, एक जनरल स्टेटमेंट था, इसको उसको मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया इफ और देन लगा के, राइट। यहां तक सबको क्लियर है। चलो अब इसमें और क्या समझना है सर हमें, इसमें 2 टर्म्स हमें और समझने। कौन से 2 टर्म्स है, एक होता है इफ के बाद आने वाला स्टेटमेंट। तो इफ के बाद आने वाला स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे दिख रहा है आपको, इफ के बाद आने वाला जो स्टेटमेंट है इसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। अब ये एंटीसीडेंट क्या है सर, बहुत अजीब सा वर्ड लग रहा है। कुछ नहीं बेटा, एंटीसीडेंट मतलब क्या, इफ के बाद, मतलब जो कंडीशन हम देते हैं ना, क्योंकि ये जब तक रेक्टेंगल नहीं होगा तब तक उसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं होंगे, बराबर है। तो रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये गिवन पार्ट है, ये अगर रेक्टेंगल होगा तो ही उसके ऑल एंगल्स कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो एंटीसीडेंट मतलब गिवन पार्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, है ना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको मैं यहां पे लिखता हूं कि इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। और इसी का दूसरा नाम क्या है फिर, इसी को हम बोलते हैं
गिवन पार्ट। मतलब अगर हमें इसे प्रूव करना है तो उसमें जो गिवन होता है उसमें हम ये लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है, ये गिवन है, अब प्रूव करना है कि उसके एंगल्स 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना? तो एंटीसीडेंट मतलब गिवन पार्ट होता है किसी स्टेटमेंट का, अगर उसको प्रूव करना होगा तो, राइट। अब देन के बाद भी तो एक पार्ट है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो सर इसको क्या बोलेंगे? तो देन के बाद वाला जो पार्ट आता है बेटा उसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट मतलब रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट मतलब रिजल्ट होता है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉन्सिक्वेंट, राइट। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं टू प्रूव, बराबर ना। टू प्रूव मतलब ये हमें प्रूव करना है, फिर ये गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है, अब प्रूव करके बताओ कि उसके सारे के सारे एंगल्स का मेजर कितना है, 90 डिग्री है, राइट। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये जो टर्म्स है, आपको याद रखने बेटा कि ये जो इफ के बाद वाला पार्ट होता है उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं या फिर गिवन पार्ट भी बोल सकते हैं, और देन के बाद जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, या फिर टू प्रूव भी बोल सकते हैं, कि जो हमें प्रूव करना होता है। अगर उस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना होगा तो टू प्रूव वाला पार्ट जो है वो देन के बाद वाला होता है। क्लियर? एकदम एकदम क्लियर। अच्छा सर, कंडीशनल स्टेटमेंट तो एकदम क्लियर हुआ, अब बताओ कि कॉन्वर्स क्या होता है। बेटा कॉन्वर्स बहुत सिंपल है। अब कॉन्वर्स में क्या होता है ना कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इफ और देन के फॉर्म में, अगर इसका कॉन्वर्स लिखना है ना तो बस सिंपल मुझे क्या करना है, एंटीसीडेंट को करना है कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट को करना है एंटीसीडेंट। समझ में आ रहा है? इसको बस उठा के यहां पे रख दो और ये वाला जो पार्ट है इसको उठा के यहां पे रख दो, बस हो गया खत्म। सर कैसे? करके भी दिखाओ। चलो करके भी दिखाते। तो इधर मैं चलो इसके नीचे ही करता हूं कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी यहां पे करना है कॉन्वर्स, ठीक है। तो कॉन्वर्स का मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूं बेटा, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको लिखेंगे कि कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है। एंटीसीडेंट जो होता है, एंटीसीडेंट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉन्सिक्वेंट में कन्वर्ट करेंगे। इससे इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि जो कॉन्सिक्वेंट होता है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एंटीसीडेंट में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट में कन्वर्ट करो और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट में कन्वर्ट करो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे कॉन्वर्स, राइट। एकदम क्लियर। चलो तो अब एक एग्जांपल, मतलब इसी को मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं, इसी का मैं कॉन्वर्स लेके आपको बताता हूं, तो फिर और क्लियर हो जाएगा कि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स कैसे लिया जाता है। अब आप मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे। देखो अपने पास यहाँ पे ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है, क्या बोल रहा है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अब मुझे इफ के बाद इसको लेना है बेटा, है ना, जो कॉन्सिक्वेंट है उसको यहां पे पुट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इफ ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बट किसके, इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री, इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। हो गया, सिंपल है ना। बस ये वाला पिंक वाला यहां पे उठा के रख दो और ये ग्रीन वाला यहां पे उठा के रख दो, खत्म। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वर्स बोलते हैं। तो इसका कॉन्वर्स हम यहां पे लिखेंगे बेटा। कॉन्वर्स कैसे लिखते, देखो अभी कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं कॉन्वर्स, जो गिवन स्टेटमेंट था बेटा उसी का कॉन्वर्स हम यहां पे लिख रहे। तो कॉन्वर्स क्या आएगा फिर, बोलो कॉन्वर्स क्या आएगा, कॉन्वर्स आएगा इफ के बाद क्या लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री, इफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री देन, तो देन के बाद कौन आएगा फिर, अभी एंटीसीडेंट आएगा, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ एंगल। खत्म, एकदम सिंपल। एक सिंपल स्टेटमेंट लिया था मैंने, आप किसी भी स्टेटमेंट को ऐसे कर सकते हैं, उसको कंडीशनल फॉर्म में लिखो, उसका हम कॉन्वर्स भी लिख सकते हैं, राइट। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है ये समझ में आया। उसके बाद किसी भी एक जनरल स्टेटमेंट को हम कंडीशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देन उसके कॉन्वर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपको समझ में आया होगा, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते, कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। अब देखो यहां पे एग्जाम में आपको इफ देन फॉर्म में ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं, इसके जगह पे आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कंडीशनल फॉर्म,
दोनों का मतलब एक ही होता है, बराबर ना, दोनों का मतलब एक ही होता है। इफ देन फॉर्म में बोलो या फिर कंडीशनल फॉर्म में बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सर ये तो प्रॉपर्टी हमें पता है, बस इसको हमें क्या करना है, इफ देन लगा के लिखना है, मतलब कंडीशनल फॉर्म में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे यार, तो चलो मैं पहले का आंसर यहाँ पे लिखता हूं। इफ हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले सबसे पहले वो क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए, बराबर। सबसे पहले वो पैरेललोग्राम होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं ना कि उसके अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो सबसे पहले आएगा इफ के बाद पैरेललोग्राम पे फोकस करना है। सो इफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि इफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज पैरेललोग्राम यार वो तो कुछ भी हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है, दूसरा भी तो कोई शेप हो सकता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे उसको क्या बताना है कि वो पैरेललोग्राम है। सो इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम then its opposite angles are कैसे होते हैं, then its opposite angles are congruent। खत्म, मैंने if लगाया, उसके बाद मैंने then भी लगाया। वो अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्या बोल रहा है, ये तो क्लियर है सबको, यस हाँ। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बट सबसे पहले वो रेक्टेंगल होना चाहिए फिर, बराबर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फिर इफ अ क्वाड्रिलैटरल is a rectangle, if a quadrilateral is a rectangle then its diagonals are कैसे होते डायगोनल्स, कॉन्ग्रुएंट, राइट। अगर वो रेक्टेंगल होगा तो उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्लियर। चलो आगे, सेकंड क्लियर है। थर्ड क्या बेटा, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं बेटा कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या बोल रहा है आगे, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अगर यहां से कोई सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और वो मिड पॉइंट पे जाके मिलता है, अगर वो मिड पॉइंट पे जाके मिलता है देन इट इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो हमेशा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। अगर मिड पॉइंट मतलब ये दोनों इक्वल है तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये कौन से केस में होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में होता है, दूसरे ट्रायंगल के केस में नहीं होता है, राइट। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहां से अगर हम एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, मीडियन होता है ना जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बेस को अपोजिट साइड को, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, राइट। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता थी तो अब पता चल गई। अब बस इसको हमें कंडीशनल फॉर्म में लिखना है, राइट। क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है फिर कि वो जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस होना चाहिए, बराबर ना। तो इफ के बाद क्या आएगा फिर, इफ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, करेक्ट। तो यहां पे हम लिखेंगे इफ, तो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, इफ अ ट्रायंगल is an isosceles triangle, if a triangle is an isosceles triangle then, तो then के बाद क्या लिखेंगे फिर, then ये आगे वाला आएगा, right। then the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base, आगे का पूरा आएगा इसमें अभी। then the segment joining the vertex, then the segment joining the vertex and the midpoint of the base and the midpoint of the base is, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, is perpendicular to the base। is it clear। तो अब किसी भी स्टेटमेंट को आप कंडीशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, बस वहां पे इफ देन लगाना है।
तो आपको क्लियर होगा कि अभी कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कैसे करना है। यस, क्लियर है सबको? ठीक है, तो आगे बढ़ते बेटा। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जिनको हमें कंडीशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, हमने कर दिया। आपको समझ में भी आया होगा। नहीं आया होगा तो हम डाउट सेशन में देखेंगे और देखेंगे लाइव सेशन में। आपके छोटे मोटे जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। अब क्या बोल रहा है, राइट द कॉन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है वो देखा था, उसके ऊपर क्वेश्चन ही सॉल्व किए। कॉन्वर्स क्या होता है ये भी देखा था। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बेटा, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। ये तो आपको पता होगा ना कि 2 पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा, वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। राइट, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बट कब होते हैं, जब वो 2 लाइंस पैरेलल होगी तभी तो होंगे ना, बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो 2 लाइंस है वो पैरेलल होने चाहिए, बराबर। अब ये तो कंडीशनल फॉर्म में नहीं दिया है और इसका कॉन्वर्स बोला है। हमें कंडीशनल फॉर्म में होगा तो कॉन्वर्स लिखने आता है। इफ के आगे वाला देन के आगे लगा दो, देन के आगे वाला इफ के आगे लगा दो, बट यहाँ पे तो इफ देन फॉर्म में है ही नहीं, तो फिर कॉन्वर्स कैसे करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, रफ में इसका पहले जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो लिख लेंगे। रफ में मतलब अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पहला जो क्वेश्चन है इसका कंडीशनल स्टेटमेंट क्या आएगा, देखो, इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय 2 पैरेलल लाइंस बोल रहा है। इसका मतलब इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन द एंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। अगर वो पैरेलल होंगे तब 2 लाइंस और ट्रांसवर्सल से बना हुआ जो अल्टरनेट एंगल्स है वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बट सबसे पहले वो पैरेलल होनी चाहिए, बराबर। सो इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, हम क्या लिखेंगे बेटा, इफ 2 लाइंस आर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि ये पूछा भी नहीं हमें, है ना, बस हमें कॉन्वर्स लिखना है, उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट चाहिए, इसके लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स formed by these lines and ट्रांसवर्सल आर कैसे होते बेटा, कॉन्ग्रुएंट। अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो जो अल्टरनेट एंगल बनता है 2 पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की वजह से, तो वो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा कैसे होते, कॉन्ग्रुएंट होते। अब तो आपके सामने कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ के बाद वाला पार्ट भी है और देन के बाद वाला पार्ट भी है, राइट। अब इसको हम करेंगे कॉन्वर्स। तो इसका कॉन्वर्स कैसे आएगा, ध्यान दो कैसे आएगा। फर्स्ट का कॉन्वर्स मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, फर्स्ट का कॉन्वर्स यहां पे देखो, इफ लिखा मैंने, इफ देन के बाद वाला पार्ट क्या है बेटा, देन के बाद वाला पार्ट ये है, देन अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। बट अब कैसे लिखेंगे, इफ alternate angles formed by the lines and transversal are congruent then the lines are parallel। अगर alternate angles जो फॉर्म होते 2 लाइन और ट्रांसवर्सल की वजह से अल्टरनेट एंगल जो बन रहे वो अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब डेफिनेटली वो 2 लाइंस कैसे होंगे बेटा, वो तो पैरेलल होंगी, है ना। मतलब यहां पे हम अल्टरनेट एंगल्स को पहला प्रेफरेंस दे रहे और फिर उसके बाद वो लाइंस पैरेलल है ऐसा बता रहे, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2, अब यहां पे पैरेलल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय 2 लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। देन अब देन के बाद कौन आएगा, जो इफ के बाद था, 2 लाइंस आर पैरेलल देन दिस 2 लाइंस आर पैरेलल, ऐसे लिखेंगे। then these 2 lines are parallel। कैसी होती है बेटा, पैरेलल, है ना।
अब सेकंड देखो बेटा, फर्स्ट तो आई होप आपको क्लियर है कि अगर वो कंडीशनल में नहीं दिया है और आपको कॉन्वर्स पूछा है तो आप रफ में उसका कंडीशनल लिख दो, और उसके बाद तो सिंपल है, इफ वाले के बाद जो आता है वो देन के बाद, देन वाले के बाद वाला इफ वाले के बाद लिख दो, हो गया कॉन्वर्स, राइट। अब सेकंड देखो, ये कंडीशनल में दिया हुआ है तो अपना काम आसान हो गया अभी। इफ के बाद क्या है, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। याद है आपको ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स कहां पे होते हैं, यहां पे होते हैं सर इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये इंटीरियर एंगल्स है। और ये क्या बोल रहा है, इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री, अगर ये दो एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री मतलब क्या, दोनों का सम 180, अगर इनका सम 180 आता है तो देन टू लाइंस आर पैरेलल, बराबर। अब इसका कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे, अब इसका कॉन्वर्स तो सिंपल है, इफ के बाद जो पार्ट लिखेंगे हम वो कौन सा लिखेंगे, देन के बाद जो लिखा देन द लाइंस आर पैरेलल, तो हम कैसे लिखेंगे, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट हम पहले लिख देंगे, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री, है ना। If two lines are parallel, then the pair of interior angles made by transversal of two lines are supplementary. अगर वो पैरेलल लाइंस होते हैं तो दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की वजह से जो इंटीरियर एंगल का पेयर बनता है वो हमेशा कैसा होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो हम डायरेक्टली यहां पे लिख देंगे अभी सेकंड का आंसर, कहां पे लिखे, जगह कहां पे है, यहां पे लिख दू ऊपर, समझ जाएगा आपको। चलो यही पे लिख रहा हूं बेटा मैं कॉन्वर्स, कैसे लिखेंगे, इफ टू लाइंस, ये वाला पार्ट हम पहले लिखेंगे, राइट बेटा, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन, तो देन के बाद कौन आएगा, जो इफ के बाद है, देन अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री, देन अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स made by transversal of these lines are हमेशा सप्लीमेंट्री। कैसे होते बेटा, क्लियर, एकदम क्लियर। ये ऊपर और नीचे थोड़ा सा पार्ट मैंने यहां पे इसका कॉन्वर्स लिखा है, राइट। अब तीसरा स्टेटमेंट लिखते क्या है, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यार फिर से कंडीशनल में तो नहीं दिया है तो हमें रफ में लिखना पड़ेगा, पहले कंडीशनल क्या आएगा इसका, तो इसका कंडीशनल क्या आएगा, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, बराबर। तो इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स आर, कैसे होते डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, अभी आपको थोड़ी आदत होनी चाहिए, आप रफ में लिखो, लगे तो आपको अगर मतलब नहीं आता है डायरेक्टली, एक तो मैंने लिख के बताया था, अब मैं ओरली कर रहा हूं पे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब मैं क्या करूंगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। कॉन्वर्स हो गया ना, राइट। चलो तो इसका कॉन्वर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, इसका कॉन्वर्स क्या आएगा, कहाँ पे लिखेंगे, कलर ये वाला देता है ना, यही पे लिख रहा हूँ बेटा मैं इसका कॉन्वर्स, ठीक है। इफ क्या लिखूं, सबसे पहले कॉन्वर्स में डायगोनल्स की बात करेंगे हम, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ diagonals of a quadrilateral are congruent, if a diagonals of quadrilateral are congruent then the quadrilateral क्या होगा फिर, वो क्वाड्रिलेटरल तो रेक्टेंगल होगा, इज अ, क्लियर बेटा। ये थर्ड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ये यहां पे सेकंड का आंसर है, राइट। सबको एकदम क्लियर है अभी। अब कॉन्वर्स भी आप लिख सकते हैं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देन उसका कॉन्वर्स क्या होता है,
और कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर जनरल स्टेटमेंट को कॉन्वर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इतना हमने यहां तक देखा है अभी, राइट। आई होप सबको एकदम क्लियर है। तो आगे बढ़ते बेटा। इसके बाद इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, उससे पहले एक क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल फिगर शोइंग इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट। सिंपल है ना। आपको क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके उसमें एंटीसीडेंट कौन सा होगा, मतलब इफ के बाद वाला पार्ट कौन सा आएगा और देन के बाद वाला पार्ट कौन सा आएगा, ये बताना है। सिंपल है ना। कॉन्वर्स भी देखा है हमने और हमने कंडीशनल स्टेटमेंट भी देखा है। तो इफ देन वाला मतलब इफ और देन के बाद वाला बाद में आने वाला पार्ट मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट एकदम क्लियर है, तो हम यहाँ पे अभी फटाफट आंसर दे सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी डायग्राम एक बार ड्रॉ कर ले। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर वो ट्रायंगल्स इक्विलेटरल होंगे तो वो सिमिलर होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। तो यहां से आपको अभी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट तो पता ही होगा, टेंशन मत लो, मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं बेटा। सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या बोला था, हमें दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। दो ट्रायंगल्स एक बार ड्रॉ कर ही लेते हैं। ओके, दिख रहे दो ट्रायंगल्स, सिमिलर नहीं दिख रहे, अब दिख रहे। तो यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, मतलब क्या, इक्विलेटरल है, इसकी साइड्स को थोड़ा अलग साइन देते हैं कुछ, राइट। इक्विलेटरल ना, इक्विलेटरल मीन्स व्हाट, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसको नाम देते हैं ABC, इसको बोलते हैं PQR, कुछ भी नाम दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सबसे पहले तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही तो पता चलेगा ना एंटीसीडेंट कौन है, कॉन्सिक्वेंट कौन है। तो सबसे पहले आते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे। तो यहां पे लिखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या आएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट होगा इफ two triangles are equilateral then they are similar। करेक्ट, अगर वो इक्विलेटरल होंगे तो वो सिमिलर होंगे। तो यहां पे इफ के बाद वाला होता है हमारा एंटीसीडेंट। तो यहां पे लिखूं मैं फिर एंटीसीडेंट। देखो तो एंटीसीडेंट हम क्या लिखेंगे, एंटीसीडेंट में क्या आएगा, एंटीसीडेंट में आएगा इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल है, तो यहां पे लिखेंगे टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल। इफ नहीं लिखेंगे एंटीसीडेंट में, तो क्या लिखेंगे यहां पे, टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल, आगे का लिख सकते हैं। देन उसके बाद होता है बेटा कॉन्सिक्वेंट। तो कॉन्सिक्वेंट यार देन के बाद वाला होता है, एकदम क्लियर है ना। तो कॉन्सिक्वेंट में क्या आएगा फिर, टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल हो गया, देन दे आर सिमिलर। तो यहां पे लिखेंगे टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर, राइट, टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि सर मैंने फिर से टू ट्रायंगल क्यों लिखा, दे आर सिमिलर, ऐसा भी लिख सकते, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल दे आर सिमिलर। इफ के बाद वाला उठा मैंने, टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल देन दे आर सिमिलर, तो देन के बाद वाला मैंने उठा दिया और यहां पे लिख दिया, राइट। तो ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। देन कंडीशनल स्टेटमेंट पहले लिखो, क्योंकि उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि एंटीसीडेंट कौन है और कॉन्सिक्वेंट कौन है। तो पहला क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर, यस। सेकंड देखो, इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल। अगर लीनियर पेयर में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसकी मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताता हूं, आपको इसका आंसर खुद ही लिखना है अभी। देखो इफ एंगल्स इन लीनियर पेयर, सेकंड का आंसर मैं यहां पे बता रहा हूं, ये लीनियर पेयर होता है बेटा, पता है ना लीनियर पेयर। तो इफ एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल।
अगर लीनियर पेयर वाले जो एंगल्स है उनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, मतलब ये और ये एंगल इक्वल करेंगे, तो लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180, और वो दोनों अगर इक्वल होंगे तो वो हो जाएंगे फिर राइट एंगल, बराबर ना। 180 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो राइट एंगल हो जाएगा, तो ये भी होगा 90 और ये भी होगा 90। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? अब ये तो ऑलरेडी हमें कंडीशनल फॉर्म में दिया हुआ है, आपको बस डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। और एंटीसीडेंट कौन आएगा यहाँ पे? चलो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताता हूं। एंटीसीडेंट कौन आएगा बेटा? इफ के बाद बता, इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया हमारा एंटीसीडेंट। क्या हो गया ये है एंटीसीडेंट। और देन के बाद वाला मतलब ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल, ये जो होता है ये हो जाएगा हमारा कॉन्सिक्वेंट, राइट। तो यहां पे लिखूं मैं, ये है यस, क्लियर एकदम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, ये डायग्राम है, ये एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे भी कंडीशनल फॉर्म गिवन है, तो इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं। इफ द अल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल के दो साइड्स पे जो अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए बेटा वो अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसके डायग्राम में ड्रॉ करके देता हूं आपको, यहां पे करता हूं, ठीक है, आप समझ लो, तो बाद में सेपरेट कर सकते हैं कि ये साइड है, यहां पे मैंने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ की, सपोज अल्टीट्यूड, चलो यहां पे ड्रॉ करते हैं एक अल्टीट्यूड और यहां पे एक ड्रॉ करते हैं अल्टीट्यूड। तो ये दोनों अल्टीट्यूड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, अल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है बेटा, है ना, ये दोनों हाइट्स अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब इनका मेजर अगर सेम है, तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? देन दोस टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी दो साइड पे ड्रॉ किए हुए अल्टीट्यूड सेम है, उनकी लेंथ अगर इक्वल होती है, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल की वो दोनों साइड भी कैसे होती है? इक्वल होती है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे बेटा इक्वल, ये साइड और ये साइड कैसी है फिर? इक्वल, करेक्ट। हमें तो बस डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसको कुछ नाम दे दो, PQR, है ना। अब हमें लिखना है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, तो सिंपल है ना, द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये वाला पार्ट हो गया एंटीसीडेंट। पहला वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारा एंटीसीडेंट, तो से स्टार्ट होगा यहां तक एंटीसीडेंट। देन दोस टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया कॉन्सिक्वेंट, राइट, ये हो जाएगा फिर कॉन्सिक्वेंट। देन को छोड़ दो, ये आगे का पूरा हो जाएगा हमारा। एकदम क्लियर, सबको क्लियर है? तो अभी कंडीशनल स्टेटमेंट और इसका कॉन्वर्स, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सब हमने कवर कर लिए। अब किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना? हाँ, नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो आगे का जो पार्ट है हमारा इस टॉपिक में, उसके ऊपर एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, बट कंसेप्ट के लिए हम पढ़ेंगे। तो आगे का पार्ट क्या है? देखो, पॉस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स होता है। अब पॉस्टुलेट एंड एक्सियम में ज़्यादा वैसा डिफरेंस तो है नहीं। जनरली क्या होता है ना, ये जो पॉस्टुलेट है, पॉस्टुलेट मतलब होता है एक सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट होता है। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पॉस्टुलेट का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, सेल्फ एविडेंट, यहां पे लिख रहा हूं मैं सेल्फ एविडेंट, मतलब उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट मतलब होता है पॉस्टुलेट। और ये जो पॉस्टुलेट है ना बेटा, ये स्पेशली ज्योमेट्री के लिए यूज होता है, और एक्सियम इन जनरल हम यूज करते हैं, दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। तो पॉस्टुलेट इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री, और ये जो एक्सियम है ये जनरल में यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, इन जनरल। तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इतना छोटा सा डिफरेंस है कि पॉस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री के टर्म्स में यूज किया जाता है। अभी क्लियर है? ठीक है। तो अपनी ज्योमेट्री में हमारे जो यूक्लिड साहब है, हमारे ज्योमेट्री के जो फादर बोलते हैं उनको, उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट दिए हैं। पॉस्टुलेट का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। पॉस्टुलेट मतलब सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट, मतलब जिसका कोई ऐसा एज सच प्रूफ नहीं है। तो ऐसे कुछ पॉस्टुलेट दिए हैं यूक्लिड साहब ने। तो पहला पॉस्टुलेट क्या बोल रहा है यहाँ पे? देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। यार इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है? मैं बोल रहा हूं ना यार कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे नहीं सर प्रूव करके बताओ। अब मैं प्रूव करके कैसे बताऊं? ये तो दिख रहा है ना यार, एक पॉइंट से मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स पास कर पा रहा हूं। देखो सॉरी, इनफाइनाइट लाइंस,
एक पॉइंट से इन्फिनिट लाइंस पास हो रही है, राइट। तो ये एक पॉस्टुलेट है, जैसे हम बोलते हैं ना अलजेब्रा में 1 + 1 2। अब मैं आपको पूछूंगा क्यों 1 + 1 2 ही क्यों होता है, 3 क्यों नहीं होता है, तो आपके पास कोई आंसर नहीं है, बराबर है ना। तो कुछ एजम्पशंस होते हैं, उसको हम कंसिडर करके चलते हैं और उसी के बेसिस से पूरा अलजेब्रा जो है वो बनाया। तो वैसे ही ज्योमेट्री में पॉस्टुलेट मतलब एक बेस होता है, इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता है, बट वो कंसिडर किया जाता है कि हाँ ऐसा होता है, राइट। ऐसा कंसिडर करो अभी आप। तो पहला पॉस्टुलेट क्या है, देयर आर इन्फिनाइट लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइंस पास हो सकती है, पहला पॉस्टुलेट। दूसरा क्या है सर, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। कैसे सर, देखो ना, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, तो यहां से दो पॉइंट से पास होने वाली बस एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, नहीं ना सर। एक दो, अरे भाई मैंने दो पॉइंट से बोला है, तो दो पॉइंट से तो एक ही लाइन पास हो रही है, अब दूसरी लाइन पास हो ही नहीं सकती। अगर दूसरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो इसी के ऊपर आएगी वो, बराबर ना। इसका मतलब एक ही लाइन हो सकती है, दो पॉइंट से दो गिवन पॉइंट्स अगर होंगे तो एक ही लाइन पास हो सकती है, क्लियर। तो सेकंड पोस्टुलेट भी क्लियर है। थर्ड क्या बोल रहा है, अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एज अ सेंटर। अगर मैं आपको बोलूंगा कि यार 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करके बताओ, तो ऐसा थोड़ी है ना कि आप इसी को सेंटर एज्यूम करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, आप कहीं पे भी जा सकते हैं इस पूरे स्मार्ट बोर्ड पे। इसके अलावा कहीं पे भी आप 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यार क्या प्रॉब्लम है, कितने भी कर सकता हूं मैं ऐसे, है ना, किसी को भी सेंटर एज्यूम करके मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, है ना। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑब्वियस है यार, राइट एंगल से मतलब उनका मेजर 90 डिग्री है, तो ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, होते हैं तो होते हैं, उनका मेजर 90 डिग्री होता है, राइट। तो फोर्थ भी क्लियर है। अभी जो फिफ्थ है इसको अच्छे से समझो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आता है, तो मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। देखो, इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, चलो भाई दो एक बार एक काम करते हैं, टू इंटीरियर एंगल्स बोल रहा है, फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस। लाइंस लिया मैंने, ऐसे ही लाइंस लिया, मैं पैरेलल लाइन जानबूझ के नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसका मतलब नहीं समझ में आएगा फिर। इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, चलो ट्रांसवर्सल भी ले लिया, ये दो लाइंस है, राइट। और इसके एक साइड में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे दो इंटीरियर एंगल्स, यहां पे ने, यहां पे, है ना। इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस एंड एड अप टू लेस देन टू राइट एंगल्स। अब आपको क्लियरली दिख रहा है यार, ये दो लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दो लाइंस और ट्रांसवर्सल में यहां पे देखो ये दो एंगल जो है, क्या इनका एडिशन अगर मैं करूंगा तो ये लेस देन 180 आएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि जब लाइन स्ट्रेट होती है, सॉरी जब लाइंस पैरेलल होती है बेटा, जब लाइंस पैरेलल होती है तब ये दो एंगल्स का सम एग्जैक्टली 180 आता है, आपको तो पता है, राइट। ये पैरेलल लाइंस और इंटीरियर एंगल जो है, इसका कॉन्सेप्ट है कि इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है अगर ये दो लाइंस पैरेलल होंगी तो। अब इमेजिन करो कि मैं इन लाइंस को थोड़ा ऐसा कर रहा हूं, पहले ऐसी थी स्ट्रेट, अब मैं ऐसा कर रहा हूं, मतलब ये दो एंगल का सम जो है ना, ये 180 से छोटा हो रहा है, और इसका उल्टा अगर मैं बात करूंगा तो इधर यहां पे दो एंगल्स का जो सम है 180 से ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है, यहां पे 180 से बड़ा होगा सम और यहां पे 180 से छोटा होगा। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस एंड एड अप टू लेस देन टू राइट एंगल्स, अगर इंटीरियर एंगल दो राइट एंगल से छोटा है, मतलब 180 से छोटा है ना, अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा है, देन द लाइंस प्रोड्यूस इन दैट डायरेक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर जिस साइड पे ये दो इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम आ रहा है, उस साइड पे जाके लाइंस क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, बस इतना मीनिंग है, ठीक है। इसी का उल्टा अगर डायग्राम मैंने ड्रॉ किया बेटा तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये देखो। तो अब क्या हो रहा है यहां पे, अब इस साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे बेटा, इनका सम क्या होगा, लेस देन 180 होगा। तो जिस साइड पे इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 होता है, उस साइड पे वो लाइंस जाके मिलेगी, ये बोलना है यूक्लिड साहब, है ना। तो ये था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट, आई होप सबको क्लियर है, राइट। पोस्टुलेट, पांचों भी पोस्टुलेट आपको क्लियर है, ये आपके एक्सरसाइज में कहीं पे भी इसका क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस सेट में नहीं है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए तो नहीं पढ़ना है ना बेटा, है ना। ये तो स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था हमने।
हमारी बैच जब लॉन्च हुई थी तभी क्लियर किया था, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलो तो पोस्टुलेट आपको एकदम क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। और उससे भी पहले चलो क्वेश्चन कर लेते बेटा। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट विच वेर एक्सेप्टेड बाय ऑल आर कॉल्ड एज, मैंने बताया था डेफिनेशन, सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट। ये किसका डेफिनेशन है, ये तो पोस्टुलेट का डेफिनेशन है सर। तो इसका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टुलेट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है बेटा थियरम्स एंड इट्स प्रूफ। अब थियरम क्या होता है, थियरम होता है एक्चुअली एक लॉजिकली प्रूवन स्टेटमेंट होता है, लॉजिकली या फिर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं उसको हम। थियरम का मतलब होता है बेटा, थियरम का मतलब होता है लॉजिकली प्रूव्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। जिनको हम लॉजिकली प्रूव करते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, थियरम बोलते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे थियरम्स हम पढ़ने वाले 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में तो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जिनको हम लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे थियरम्स, ठीक है। आगे उसका प्रूफ, अब प्रूफ क्या होता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसको लॉजिकली प्रूव करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो लिखेंगे उसके अंदर, है ना। कुछ आर्गुमेंट्स तो हम लिखेंगे कि हाँ ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है, तो कुछ तो उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, राइट। तो वो जो लॉजिकल आर्गुमेंट्स है थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हम लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रूफ, मतलब उसका आंसर। थ्योरम को प्रूव करते हैं ना तो उसमें जो सॉल्यूशन में लिखते हैं ना उसी को हम प्रूफ बोलते हैं। तो इसको ज्योमेट्री के टर्म्स में कैसे क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, प्रूफ का मतलब होता है बेटा लॉजिकल आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट मतलब हम डेली लाइफ में जो आर्गुमेंट्स करते हैं एक दूसरे के साथ वो नहीं है, ये लॉजिकल आर्गुमेंट्स है, वो इलॉजिकल होते सब। लॉजिकल आर्गुमेंट्स टू प्रूव उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रूफ बोलते हैं, राइट। अब थियरम और प्रूफ का मीनिंग तो आपको एकदम क्लियर होगा, तो इसमें आगे क्या है, चलो पहला क्वेश्चन देखो यार, द प्रॉपर्टीज विच आर प्रूव्ड लॉजिकली आर कॉल्ड एज, ये तो डेफिनेशन में बता दिया था मैंने कि ऐसे प्रॉपर्टीज जिनको लॉजिकली हम प्रूव कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं क्या, नहीं, प्रूफ नहीं, वो तो आर्गुमेंट्स होते हैं, लॉजिकल आर्गुमेंट्स, थियरम्स बोलते हैं। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 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 सी, राइट। चलो अब थोड़ा पीछे आते, देखो बेटा ये जो प्रूफ होता है एक्चुअली प्रूफ होता है दो टाइप का, इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रूफ और दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रूफ। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है। चलो अभी ज्योमेट्री में या फिर अलजेब्रा में भी हम ऐसे कुछ प्रूफ्स पढ़ेंगे, ऐसे कुछ प्रूफ्स पढ़ेंगे जो मतलब कभी कभी डायरेक्ट होगा और कभी कभी हो सकता है उसको हमें इनडायरेक्टली प्रूव करना पड़ेगा। तो अब ये क्या होता है, डायरेक्ट मतलब तो सीधा सीधा जैसे कि ऑल एंगल्स जो हो, सॉरी ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो, चलो सिंपल लेते बेटा, ये तो आपका हुआ नहीं अभी तक। मैं ऐसे बोल सकता हूँ डायरेक्ट प्रूफ में क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये तो सिंपल, ये तो आपका हुआ है इसके पहले भी, दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है बेटा। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसको अगर प्रूव करना है तो करेंगे भी, देखो ये ओ है सपोज, यहाँ पे दिस इज ए बी सी और, ठीक है। तो ए ओ बी और डी ओ सी इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ए ओ बी यहां पे लिखता हूं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता नहीं होगा तो पहले वो कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर एक रे है,
तो ये जो एंगल्स है इनको हम क्या बोलते हैं, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो ये होता है लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको AC एक रे दिख रहा है, देखो सॉरी एक लाइन दिख रहा है, और इसके ऊपर एक रे दिख रहा है आपको OB। तो ये एंगल और ये वाला एंगल मतलब AOB और एंगल BOC दोनों का सम कितना है, 180 है, बराबर ना। तो इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड, अब फिर से एक बार देखो, मैं इसको अभी इसको ऐसा मतलब क्लोज करते हैं, या फिर ऐसा हाथ रखता हूं इसके ऊपर मैं। तो अब देखो आपको यहाँ पे एंगल BOC और एंगल COD दिख रहे हैं, एंगल BOC एंगल COD। अगर इसको मैं स्ट्रेट लाइन कंसिडर करूंगा तो ये जो दो एंगल्स है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये भी तो लीनियर पेयर में हो जाएंगे। तो ये दोनों का सम भी कितना होगा बेटा, ये दोनों का सम भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं फिर अभी, एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू, क्लियर। देखो ये दोनों का सम मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल भी 180 हुआ था, और दिस एंगल प्लस दिस एंगल भी 180 हुआ था। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि राइट साइड भी इक्वल है। राइट साइड अगर इक्वल है तो मैं लेफ्ट साइड को इक्वल कर सकता हूं, है ना। RHS अगर इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां से लिख सकता हूं मैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल, क्लियर है ना। लेफ्ट साइड LHS इज इक्वल टू LHS, क्योंकि RHS तो ऑलरेडी इक्वल है। तो यहां से हम ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं बेटा, AOB सॉरी BOC सेम है, कैंसिल। तो क्या बचा फिर, एंगल AOB और राइट साइड में क्या बचा, एंगल COD। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे फिर, इक्वल। तो एंगल AOB और एंगल COD आर इक्वल। देखो कहां पे दिख रहा है, एंगल AOB यहां पे है सर, एंगल COD यहां पे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमने इसको प्रूव भी कर दिया। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रूफ जो हम नॉर्मली करते हैं। अब ये इनडायरेक्ट प्रूफ थोड़ा समझने जैसा है। इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे प्रूव करना है कि √2 जो है ना वो इरेशनल नंबर है। √2 है इरेशनल नंबर, बट प्रूव भी करना है, उसको प्रूव करके दिखाओ कि इरेशनल नंबर है। तो किसी भी स्टेटमेंट को अगर प्रूव करना है ना, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसको मैं गलत कंसिडर करूंगा, या फिर मैं उसको अज्यूम करूंगा कि वो रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है, कि √2 इज नॉट अ रैशनल इरेशनल नंबर, ऐसा मैं अज्यूम करूंगा, राइट। मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे क्या प्रूव करना है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो मैं सबसे पहले अज्यूम करूंगा कि √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। यहां से स्टार्ट होता है इनडायरेक्ट प्रूफ। मतलब हमें यहां पे क्या करना है, जो भी दिया है उसको सबसे पहले उसका उल्टा कंसिडर करना है और फिर स्टार्ट करना है। फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। मैंने √2 को भी इरेशनल नंबर नहीं है ऐसा कंसिडर किया है, तो मैं सॉल्व करते 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 जाऊंगा। फिर ऐसा कहीं तो भी पहुंच जाऊंगा जहां पे मैथमेटिकली कुछ तो भी गलत मिल रहा है मुझे, है ना, जो मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल रहा है। फिर मैं फिर से ऊपर जाऊंगा और बोलूंगा मैंने जो बोला था ना कि √2 इज नॉट इरेशनल नंबर, वही गलत है, उसके वजह से मुझे अभी आगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल रहा है। तो फिर मैंने जो कंसिडर किया था, मैंने जो एज्यूम किया था वही गलत है। तो इसका मतलब उसका उल्टा जो कि √2 इज इरेशनल नंबर, वही करेक्ट। तो ये होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो उसको हम एज्यूम करेंगे कि वो पहले गलत है, या फिर उल्टा अज्यूम करेंगे और फिर सॉल्व करते करते जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। क्लियर, क्लियर है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर है कि प्रॉपर्टीज विच आर प्रूव्ड लॉजिकली आर कॉल्ड थियरम्स, राइट। अब देखो यहां पे, द टाइप ऑफ प्रूफ दैट स्टार्ट विद एन अजम्पशन दैट द कॉन्सिक्वेंस इज फॉल्स। ऐसे प्रूफ जो कि हम स्टार्टिंग में ही अज्यूम कर लेते हैं कि उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, मतलब सेकंड पार्ट जो प्रूव करना है हमें, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना था। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, टू प्रूव वाला पार्ट, बराबर है। एंटीसीडेंट मतलब गिवन वाला होता है, और कॉन्सिक्वेंट मतलब टू प्रूव वाला पार्ट होता है। तो ऐसे प्रूफ जिसके स्टार्टिंग, सॉरी, द टाइप ऑफ प्रूफ दैट स्टार्ट विद अजम्पशन दैट द कॉन्सिक्वेंस इज फॉल्स,
उसको स्टार्टिंग में उसकी कॉन्सिक्वेंस को हम फॉल्स अज्यूम करते हैं, ऐसे प्रूफ को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रूफ को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ, बराबर। तो ये होता है बेटा यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रूफ। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, इनडायरेक्ट प्रूफ, राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ये पूरा अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि इसमें ज्योमेट्री के बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स है। देखो, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर्स में जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। ये हमेशा सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम हमेशा 180 होता है। तो बेटा ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। ये हमेशा कितना होता है, 180 ही होता है। क्लियर। तो पहला वाला ट्रू हो गया। तो हमें तो फॉल्स ढूंढना है ना। टू सप्लीमेंट्री, तो इसको मैं राइट नहीं करता अभी। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज इन लीनियर पेयर। दो सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो हमेशा लीनियर पेयर में होते हैं क्या, नहीं होते। जैसे देखो, मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये है 150 और दूसरा एंगल मैं ले रहा हूँ ये है 30 डिग्री। अब ये दो अलग अलग एंगल्स है, बराबर ना। अब ये दो एंगल्स भी तो सप्लीमेंट्री है क्योंकि इनके एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। बट क्या इन दो एंगल्स को मैं एंगल्स इन लीनियर पेयर बोल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लीनियर पेयर का कंडीशन क्या होता है वो भी समझ लो अभी एक बार। लीनियर पेयर में एक स्ट्रेट लाइन होता है और उसके ऊपर एक रेज आता है और ये दोनों एंगल जो है वो एडजेसेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के बाजू में ही होते हैं क्योंकि इसमें एक कॉमन एक रे होता है। इस टाइप का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखता है तो इसको हम बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये तो सेपरेट एंगल्स है, इनका सम भले ही 180 डिग्री आ रहा है, भले ही दोनों को हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे, बट ये लीनियर पेयर नहीं हो सकती क्योंकि लीनियर पेयर में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिनमें एक कॉमन आर्म होता है। यहां पे कॉमन आर्म नहीं है। तो ये वाला जो है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज इन लीनियर पेयर, ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है। मतलब यही हमारा आंसर है क्योंकि हमें फॉल्स ही ढूंढना था, बराबर। आंसर तो आ गया बट बाकी के भी एक बार हम स्टडी करते हैं ना, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स नीड नॉट नेसेसरली फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ लेते। देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ किया यहां पे, दिख रहा है आपको, यस। अब यहां पे दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स। तो सर ये एडजेसेंट एंगल एक्चुअल में होता क्या है, इसके कंडीशंस क्या क्या है। तो देखो सबसे पहली कंडीशन होती है एडजेसेंट एंगल की कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। जो दो एंगल्स है इनमें कॉमन वर्टेक्स चाहिए। इनको मैं एडजेसेंट बोल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, ये अलग है ये भी अलग है। बट ये दोनों में कॉमन वर्टेक्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सपोज ओ है ना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। कॉमन आर्म है सर, आप लिख लो इसको बाद में नोटबुक है। मैं जो बता रहा हूं कि एडजेसेंट एंगल्स में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा कि इसमें एक कॉमन आर्म होना चाहिए। कॉमन आर्म मतलब ये वाला, ये वाला एक कॉमन आर्म है ना इसका। जैसे अब यहां पे मैं बोलूंगा कि ए, ये है बी और ये है सी, तो इसको मैं लिखूंगा एंगल ए ओ बी, तो दूसरे को मैं लिखूंगा एंगल बी ओ सी। तो इसमें बी ओ तो कॉमन है ना, एक कॉमन आर्म है, तो इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। एक तीसरी कंडीशन भी है एडजेसेंट एंगल की, क्या कि इनका जो पोर्शन है ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अब ये क्या होता है सर, जैसे ये वाला एंगल का रीजन यहां तक आ रहा है और इस एंगल का रीजन जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन है, तो ये ओवरलैप कहीं पे भी नहीं हो रहा है। अब ये ओवरलैप कब होगा फिर सर, ये तो कभी नहीं होता, मैं बताता हूं कब होगा। जैसे मैं बोलूंगा कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, अब इसमें ओवरलैप हो रहा है। तो AOC एंड BOC आर नॉट द एडजेसेंट एंगल्स। AOC मतलब ये पूरा एंगल बोल रहा हूं मैं, ये पूरे एंगल की बात कर रहा हूं। इस AOC एंड BOC में ये BOC कॉमन है। देखो AOC में भी ये वाला पोर्शन आ रहा है और BOC में भी आ रहा है, तो इनको मैं एडजेसेंट एंगल नहीं बोलूंगा, बस ये दो एडजेसेंट एंगल्स है। तो एडजेसेंट एंगल के फिर से एक बार बता रहा हूं, तीन कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जो कि यहाँ पे O दिख रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, वन कॉमन आर्म जो कि यहाँ पे BO दिख रहा है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों एंगल्स की। ये दो एंगल्स जो है ये एडजेसेंट एंगल्स है, ये नहीं है, राइट। हाँ, और तीसरी कंडीशन क्या है, उनका जो रीजन है वो सेपरेट होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। क्लियर।
तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो तीनों कंडीशंस मैंने अभी जो बताया आपको, ये आपको लीनियर पेयर में दिख रहे हैं क्या? चेक करो एक बार। दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स है सर, बराबर ना। दूसरी कंडीशन सर कि एक कॉमन आर्म वो भी है, और दोनों एंगल्स का रीजन सेपरेट होना चाहिए, वो भी तो है सर। इसका रीजन यहां तक है, इसका रीजन यहां तक। अच्छा, तो क्या मैं एंगल्स इन अ लीनियर पेयर को एडजेसेंट एंगल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते, बिल्कुल 101%। एंगल्स इन लीनियर पेयर जो होते हैं वो हमेशा एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं, बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो एंगल्स इन लीनियर पेयर नहीं होते हैं। क्यों सर? क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर का एक और कंडीशन है कि वो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यहां पे जरूरी नहीं है कि सम 180 हो सकता है ये 100 है तो ये 30 है, दोनों का सम तो 130 आया, बराबर ना। तो लीनियर पेयर हमेशा एडजेसेंट हो सकता है, बट एडजेसेंट हमेशा लीनियर पेयर नहीं हो सकता। इसको भी लिख लो नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। टू एडजेसेंट एंगल्स नीड नॉट नेसेसरीली फॉर्म अ लीनियर पेयर। दो एडजेसेंट एंगल्स हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करेंगे, तो बराबर बोल रहा है ना। ये देखो, टू एडजेसेंट एंगल्स नीड नॉट नेसेसरली फॉर्म अ लीनियर पेयर, बराबर है। हमेशा ये लीनियर पेयर बनाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज एडजेसेंट, करेक्ट। जो लीनियर पेयर में एंगल्स होते हैं वो हमेशा एडजेसेंट होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। यही दोनों का एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे दे दिया आपको, तो सबको क्लियर होगा। तो अपना एक ही स्टेटमेंट गलत था यहाँ पे, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज इन अ लीनियर पेयर। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा लीनियर पेयर में होते हैं क्या? नहीं होते, यही गलत है। बाकी तीनों भी करेक्ट है, हमें बस फॉल्स ही ढूंढना था, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। क्लियर? एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते बेटा। इन द अबो फिगर, मतलब यहाँ पे अबो मतलब साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा AOB, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था सर। AOB मतलब बिटवीननेस वाला कॉन्सेप्ट है। O है ना, वो A और B के बीच में आ रहा है, और ये तीनों भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे, तो AOB, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। और अगर एंगल्स इन लीनियर पेयर होंगे तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है सर। तो आपको यहाँ पे BOC दिया 3x और AOC दिया 3x + 60, और फाइंड आउट करना है आपको BOC का मेजर। कौन सा मेजर फाइंड आउट करना है? कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है यार। देखो, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है ना, तो यहाँ पे वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, इसीलिए एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, चलो आगे बढ़ते। अब दोनों का सम कितना है? दोनों का सम 180 है, बट AOC हमें दिया है 3x + 60, और BOC कितना है? 3x इज इक्वल टू क्या होगा? 180। तो ये 3x + 3x क्या होगा? 6x, और ये 60 को राइट साइड में भेजेंगे तो 180 में से माइनस होगा, तो 180 - 60 विल बी 120। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 120 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 2 = 12, तो x इज इक्वल टू आएगा 20। कितना आएगा? x इक्वल टू 20, बट x पूछा था क्या? नहीं, तो इसको हाईलाइट नहीं करेंगे। हमें क्या पूछा था? देन द मेजर ऑफ BOC, जो कि है 3x, तो हमें 3x पूछे, तो हम उसी को हाईलाइट करेंगे। तो देयरफॉर 3x इक्वल टू क्या आएगा? 3x इक्वल टू आएगा 3 × 20, तो ये हो जाएगा 60। तो हम फाइनल आंसर लिख देंगे। अभी 3x नहीं पूछा था, BOC पूछा था, जो कि 3x है, तो जैसा पूछा था वैसा ही लिख देंगे। सो देयरफॉर एंगल BOC इज इक्वल टू डिग्री। खत्म, हमारा आंसर आ गया, राइट। लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हमने आंसर फाइंड आउट किया। कहीं पे दिख रहा है कि 60? यस सर, ऑप्शन फर्स्ट जो है वही हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर लाइन L एंड लाइन M इंटरसेक्ट। हाँ, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है सर। AOD y है, ये y है, AOB 2x है, और COD कितना है? 3x - 50 है। देन द वैल्यू ऑफ y इज, अच्छा, तो यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? मैंने डायरेक्ट प्रूफ में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल, और
यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहा है ना। तो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस में लीनियर पेयर भी दिखता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी दिखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको दिख रहे ये तो इक्वल होते हैं, हमें पता है, तो यही से स्टार्ट करता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे x दिख रहा है। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 मिलेगा, बट दो वेरिएबल से y की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसलिए यहां से स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे लिखो बेटा एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इज इक्वल टू एंगल रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट में लिखा मैंने। अब ये दोनों इक्वल है, बट हमें ये तो 2x दिया है और ये कितना दिया है, ये तो 3x माइनस 50 दिया है। अभी इधर आएगा तो 2x माइनस 3x क्या होगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 50। तो दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 50, बट हमें तो y पूछा था सर, तो करेंगे ना फिर। अभी सेकंड कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180। क्यों सर, क्योंकि ये होता है लीनियर पेयर, बराबर। अगेन यहां पे लिखूं मैं 2x नहीं, एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर, राइट। अब AOB कितना है बेटा, AOB तो 2x है सर, और ये कितना है y इज इक्वल्स टू 180, बट x की वैल्यू तो हमारे पास है ना, x की वैल्यू कितनी है 50, ओके। तो ये हो जाएगा 100, तो y इक्वल टू क्या आएगा, ये 100 और 180 में से माइनस होगा, तो 180 माइनस 100, y इक्वल टू क्या आएगा बेटा 80 आएगा, और दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर y। ऑप्शन में है क्या, देखो एक बार, उठ दिसतंय का ऑप्शन मध्ये, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने दो कॉन्सेप्ट लगाए बेटा, सबसे पहले हमने लगाया वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला, और उसके बाद हमने लगाया लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे आज कि लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो भी हमने देखा, राइट। तो इस तरीके से आज जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जो कि हम इफ देन के फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। इफ के बाद जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। देन के बाद जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। अगर उनको हम रिवर्स कर देंगे, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट, तो होता है कॉन्वर्स स्टेटमेंट, बराबर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था वही क्वेश्चंस देखे थे, फिर कंडीशनल में कन्वर्ट करो, फिर उसका कॉन्वर्स करो, और फिर गिवन पार्ट जो होता है, मतलब एंटीसीडेंट लिखो या फिर कॉन्सिक्वेंट लिखो, जो कि हमें प्रूव करना होता है, टू प्रूव वाला पार्ट। उसके बाद आए थे फिर हम थियरम्स और प्रूफ पे, राइट। उसके पहले हमने पॉस्टुलेट देखा था, राइट। पॉस्टुलेट एंड एक्सियम दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट पॉस्टुलेट ज्योमेट्री में यूज किया जाता है और एक्सियम इन जनरल मैथ्स में यूज करते हैं हम, मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। और कुछ 5 पॉस्टुलेट हमने देखे थे। पॉस्टुलेट मतलब क्या होता है कि सेल्फ एविडेंट प्रॉपर्टीज, राइट। सेल्फ एविडेंट ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे पॉस्टुलेट्स, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था, थियरम्स एंड प्रूफ्स। थियरम्स क्या था कि लॉजिकली प्रूव्ड प्रॉपर्टीज, उसको हम क्या बोलेंगे, थियरम्स। और जो लॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए जो लिखते हैं हम, जैसे कि यहां पे हमने देखा था, ये देखो, ये प्रूव करने के लिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना था, तो कुछ मैंने यहाँ पे लॉजिकल आर्गुमेंट्स लिखे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रूफ। और प्रूफ होते हैं दो टाइप के, एक होता है डायरेक्ट, जिसको हम ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट, मतलब जो हमें दिया है एज्यूम करना है उसका एग्जैक्टली उल्टा। मैं बोल रहा हूं कि 2 इज इवन नंबर, तो हम एज्यूम करेंगे कि 2 इज नॉट एन इवन नंबर, और फिर सॉल्व करते 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 जाएंगे, और फिर हमें ऐसा कुछ तो भी मिलेगा ना बीच में कि जो कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, हो ही नहीं सकता यार ऐसा, है ना। तो फिर वहां से फिर हम कंक्लूड करेंगे कि नहीं यार, हमने एज्यूम किया था ना, उसकी वजह से गलत आ रहा है हमारा आंसर, तो फिर ये गलत है, मतलब जो पहले दिया था वही करेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। और इसके बाद हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए थे, एमसीक्यू लिए,
और उसके बाद कुछ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर वाला जो रिलेशन मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आज के लेक्चर में हमने जितना भी पढ़ा वो आप सबको एकदम क्लियर है। इसके ऊपर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लाइव क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक भी हो जाता है खत्म। अब हम अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।